दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10th को डिस्कस करने वाले हैं। और यार इससे पहले मैंने आपके फर्स्ट टू 9 चैप्टर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आपको उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और यार अगर आपने अभी तक आपके साइंस सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं किया है तो उसकी भी आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई भाई बहन यहाँ पे 7th और 6th क्लास के अंदर है तो उसके लिए भी हमने पूरे सब्जेक्ट्स यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। बाकी चलो आज के चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सभी को कहते हैं न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, यानी कि अब आपको पता है कि भाई अंग्रेजों के छोड़ के जाने के बाद हमारा जो इंडिया था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। एक तरफ थे आपके मुस्लिम, एक तरफ थे आपके हिंदू। ठीक है, आपको भी पता है इस बात का, तो वो हमने मतलब जो हमारा पिछला चैप्टर था उसके एंड में इस बात को स्टडी किया था। ठीक है, तो चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं। सो कहते हैं व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947, कि भाई जब अगस्त 1947 के अंदर हमारा भारत आज़ाद हुआ, इट फेस्ड अ सीरीज ऑफ ग्रेट चैलेंजेस। तो इसने बहुत सारे मतलब कि चैलेंजेस को यहाँ पे फेस किया, यानी कि बहुत सारे मुसीबतों को झेला। As a result of partition, 8 million refugees had come into the country from what was now पाकिस्तान। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या बताते हैं कि भाई देखो ये हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पे ये हमारा इंडिया हो गया और इस साइड पड़ता है आपका पाकिस्तान। ठीक है, वैसे तो आपका यहाँ पे पड़ता है लेकिन मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे अलग बनाया है। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे हो गया आपका पाकिस्तान। तो बताते हैं कि यहाँ पे 8 मिलियन यानी कि 80 लाख से ज़्यादा लोग क्या हुए थे उस एरिया से इस वाले एरिया के अंदर आए थे। और आपको पता है कि लोग यहाँ से यहाँ भी गए होंगे। तो अब जब नई जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमारे ना कोई ज़मीन है, ना कोई खेत है, ना हमारी कोई नौकरी है, तो यार कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उसको खुद से एक बार अपने माइंड के अंदर सोच सकते हैं। ठीक है, अब आगे बोलता है on the refugee had come into country from what now पाकिस्तान, these people had to found homes and jobs। तो यार इन लोगों को अपने लिए घर भी चाहिए था और नौकरियां भी चाहिए थी। Then there was the problem of the princely state, almost 500 of them each ruled by a Maharaja और a नवाब, each of whom had to be persuaded to join the new nation। अब हमें बता रखा है कि भाई उस टाइम पे आपकी 500 के करीब प्रिंसली स्टेट्स भी थी, और यहाँ पे उनके ऊपर राज करते थे आपके महाराजा या फिर हम नवाब भी कह सकते हैं। तो यार अब उनको प्रिस्वेड कर रहे थे लोग कि भाई आप इनमें से किसको ज्वाइन करोगे, यानी कि पाकिस्तान को ज्वाइन करोगे या फिर इंडिया को ज्वाइन करोगे। हो सकता है कि ये बात आपके माइंड में यहाँ पे क्लियर ना हुई हो, तो चलो इसको डायग्राम की हेल्प से क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब पहले तो यार ये समझो कि प्रिंसली स्टेट क्या होती है। देखो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी हमारे पिछले चैप्टर्स के अंदर बता रखा है, लेकिन मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ कि भाई मानो ये इतना बड़ा एरिया है। ठीक है, अब आपके इस इतने बड़े एरिया को हमने अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ये लो। ठीक है, हाँ, तो अब मानो यार यहाँ पे आपकी ब्रिटिश सरकार का रूल था, यहाँ पे आपका ये राजा रूल करता था, यहाँ पे आपकी फिर अंग्रेज सरकार का रूल था, यहाँ पे आपका कोई राजा रूल करता था। अब अगर आपकी अंग्रेज सरकार यहाँ से जा रही है तो वो तो अपनी अपनी जगह से जाएगी ना। जहाँ पे आपका मानो यहाँ पे ये राजा राज करता था, ये थोड़ी यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे सीन क्या हो रहा था आप सभी जान चुके हैं कि भाई ये हमारा इंडिया था, ये पाकिस्तान लगा लो। अब इंडिया से कुछ लोग यहाँ पे आ रहे, मतलब कि पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे और कुछ वहाँ पे जा रहे थे। तो अब आपको पता है कि बीच बीच में यहाँ पे आपकी प्रिंसली स्टेट भी थी जहाँ पे भाई अंग्रेजों का कोई अधिकार नहीं था। वो थे आपकी 500 के करीब। तो उनको यहाँ पे जो उनके राजा थे उनको कहा गया कि भाई आप किसको ज्वाइन करेंगे, आपको भी ज्वाइन करना है, या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आगे बोलते हैं, कहते हैं आगे 500 ईच रूल्ड बाय महाराजा और नवाब, ईच ऑफ whom had to be persuaded to join a nation। the problem of the refugee and of princely states had to be addressed immediately। तो यहाँ पे जो रिफ्यूजी लोग हमारे इंडिया के अंदर आए थे और साथ में यार जो ये प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम थी, इनको बहुत जल्दी सोल्व करना बहुत ज़रूरी था। इन द लॉन्गर टर्म द न्यू नेशन हैड टू अडोप्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट वुड बेस्ट सर्व द होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इट्स पीपल। यहाँ पे बताते हैं कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे भाई सेटअप करना बहुत ज़रूरी था जो कि हर लोगों की इच्छाओं के ऊपर, जो कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके ऊपर खरा उतर सके। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस फिगर 1 को देखिए, ये है आपकी पिक्चर नंबर 1, जो कि आपको शो करती है महात्मा गांधी एस इज बीइंग इमर्ज्ड इन इलाहाबाद फरवरी 1948। कि भाई जो आपके महात्मा गांधी थे 1948 के अंदर, उनकी एसिज यानी कि उनकी जो राखी होती हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको पिक्चर शो कर रखी है। और आगे बता रखा है लेस देन 6 मंथ आफ्टर इंडिपेंडेंस
द नेशन वॉज इन मोरिंग On 13 January 1948, Mahatma Gandhi was assassinated by the fanatic Nathuram Godse because he disagreed with Gandhiji's conviction that Hindus and Muslims should live together in harmony. That evening, a stunned nation heard Jawaharlal Nehru moving a statement over All India Radio. Friends and comrades, the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. Our beloved leader, the father of the nation, is no more. अब यहाँ पे बेसिकली क्या सीन बता रखा है कि भाई आपका जो 30 जनवरी का टाइम आता है ना, 30 जनवरी 1948 का टाइम, इस टाइम पे आपके महात्मा गांधी को गोली मार देते हैं आपके नथुराम गोडसे। उनका गोली मारने का कारण यही था कि वो भाई गांधी जी की बातों से यहाँ पे मतलब तंग आ चुके थे या फिर वो उनको नहीं मानते थे। उनका मतलब कि गांधी जी यहाँ पे कह रहे थे कि भाई जो हिंदू और मुस्लिम लोग हैं वो सभी एक बन के रहो यार, ऐसे अलग अलग मत बटो तुम, यहाँ पे हम सभी एक ही बन के रहेंगे और अपना एक ही नेशन बनाएंगे। लेकिन यार नथुराम गोडसे को उनकी बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने यहाँ पे गांधी जी को गोली मार दी। तो उसी बात को यहाँ पे जो नेहरू जी हैं फिर वो ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर आके बताते हैं कि भाई हमारे जो लीडर थे अब यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा छा चुका है, अब वो यहाँ पे ज़्यादा जिंदा नहीं बचे, वो आपके ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो चलो आगे। अब कहते हैं इंडिया पॉपुलेशन इन 1947 वॉज लार्ज ऑलमोस्ट 345 मिलियन। कि भाई जब आपका 1947 का टाइम था उस टाइम पे आपकी जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो आपकी 345 मिलियन थी, यानी कि 345 मिलियन। इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड, देयर वर डिविजन्स बिटवीन हाई क्लास एंड द लो क्लास। और फिर ये भी आपकी डिवाइड थी, कुछ लोग थे आपके हाई क्लास के और कुछ थे आपके लो क्लास के लोग। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भाई आपको पता होगा अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। ठीक है, तो यही कुछ सीन वहाँ पे था, ये आपको बातें बता रहे हैं। अब यार एक बात बताओ, आपका 1 मिलियन होता है, आपको पता है 10 लाख के बराबर। तो अब एक बात बताओ 345 मिलियन कितना हुआ कांड, आप मेरे को कैलकुलेट करके फटाफट से कमेंट करके बताओ, ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया है। फिर बोलते हैं बिटवीन द मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियंस हु प्रैक्टिस्ड other faiths, the citizens of his vast land spoke many different languages, wore many different kinds of dresses, ate different kind of food and practices different professions. How could they be made live together in one nation? अब यार आप एक बात सोच के देखो कि भाई ऊपर से तो हमारे पास 345 मिलियन हमारे पास जनसंख्या है। अब ये भी आपकी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, कुछ तो हैं आपके लो कास्ट के, कुछ हैं आपके अपर कास्ट की। ठीक है, यानी कि हाई कास्ट के। अब यार आगे चल के कह रहे हैं कि भाई इन जो दोनों लोग हैं आपकी, ये अपर कास्ट भी और लोअर कास्ट भी, अब ये आगे चल के आपके धर्मों के अंदर भी बटी हुई है कि भाई कुछ धर्मों का ये मानना है, कुछ धर्मों का ये मानना है, और कुछ आपकी भाषाओं के आधार पर भी बटे हुए हैं कि भाई हम इस लैंग्वेज के, इस रीजन के अंदर ऐसी भाषा बोली जाती है, इसके अंदर ऐसी भाषा बोलनी जाती है। तो यार आप सोच के देखो कि भाई इन सभी के अंदर एक देश की भावना लाना कितना डिफिकल्ट टास्क रहा होगा और कैसे इसके बारे में उन लोगों ने सोचा होगा। तो कैसे वो लोग यहाँ पे ला सकते थे, एक बार खुद से सोच के देखो, अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते, एक बार खुद से इमेजिन करो। देन चलो अब बारी आती है एक एक्टिविटी की, और ये आपको खुद से करनी है और पक्का करनी है, आपको वादा है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं इमेजिन दैट यू आर अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर लिविंग इंडिया इन 1947, यू आर राइटिंग अ लेटर home where you discuss what is likely to happen to India without the British. What would your views about the future of India? कि भाई मानो कि आप एक ब्रिटिश के ऑफिसर थे, अब 1947 के अंदर आप भारत को छोड़ के अपने वापस इंग्लैंड में जा रहे हो। तो जाते टाइम अपने घर वालों को आप एक लेटर लिख के बताते हो कि भाई अब हम लोग तो यहाँ से आ रहे हैं, उसके बाद इंडिया की क्या हालत होगी, इंडिया के साथ में क्या कुछ बातें होंगी ब्रिटिश लोगों के बिना, यार आपके इसको लेकर क्या विचार रहेंगे, उनको एक बार प्रकट करो और लिख के बताओ। ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी है, तो असाइनमेंट है, खुद से करना है और पक्का किया करो आप इनको। अब कहता है टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वॉज एडेड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट एट इंडिपेंडेंस। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस लाइव्ड इन द विलेजेस, फार्मर्स एंड पीजेंट डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून और फॉर देयर सर्वाइवल। हमें बताते हैं कि भाई आपकी यहाँ पे एकता की प्रॉब्लम थी और साथ में डेवलपमेंट की प्रॉब्लम थी इंडिया के अंदर। एंड फिर बताता है कि आपको आगे चल के कि भाई इंडिया के उस टाइम पे ज़्यादातर लोग जो थे वो गांव के एरिया में रहते थे, लोग किसान लोग थे आपके, और आपके मजदूर लोग वहाँ पे होते थे। और वो यार आपके ज़्यादातर आपका जो ये मानसून होता है यानी कि हमारी बारिश होती है, इसके ऊपर डिपेंड रहते थे अपने जीवन व्यापन करने के लिए। सो डिड द नॉन फार्म सेक्टर ऑफ द रूरल इकोनॉमी फॉर इट्स क्रॉप फेल्ड
barber, carpenters, weaver and the other services group would not get paid for their services either। अब यहाँ पे बता रहे थे कि भाई रूरल इकोनॉमी होने की वजह से यार अगर आपकी फसल अच्छी नहीं होगी तो जो आपके नाई हैं, आपके जो ये खाते का काम करते हैं, यानी कि जो आपके कपड़े मतलब कि जो ये गेट वगैरह बनाते हैं आपके लकड़ी के, जो आपके वीवर कपड़े वगैरह बुनते हैं, फिर उनको भी उनके पैसे कम दिए जाते थे। उनको कहा जाता था कि तुम्हें नेक्स्ट फसल जब हमारी होगी तो तुम्हें तब दे देंगे। तो ऐसा कुछ सीन था। फिर बताते हैं इन दी सिटीज फैक्ट्री वर्कर्स लाइव्ड इन द क्राउडेड स्लम्स, कि भाई शहर के अंदर जो आपकी फैक्ट्री के अंदर लोग काम करते थे वो भी यार आपके जो आपकी झुग्गी झोपड़ी होती है ना, क्राउडेड स्लम एरिया हम बोलते हैं, वहाँ पे रहते थे। और जहाँ पे ना तो उनके पास एक अच्छी एजुकेशन थी और ना ही कोई अच्छा हेल्थ का सिस्टम था। और आपको पता है कि हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है हम सभी के लिए, ठीक है ना। अब बोलते हैं क्लियरली द न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट्स मास आउट ऑफ पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड बाय प्रमोटिंग न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री। तो अब यहाँ पे ज़रूरत क्या थी हमारे इंडिया के अंदर कि भाई जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसकी ग्रोथ कराई जाए और साथ में लोगों को जॉब भी दी जाए, जिससे कि यार ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे हो पाए। फिर बताते हैं यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड, कि भाई यहाँ पे उनका ये भी मानना था कि भाई जो पूरे देश को एक करना, यानी कि उनको यूनाइट करना, मतलब कि एकता लेके आना और साथ में डेवलपमेंट करना, ये दोनों काम साथ के साथ होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर बोलते हैं इफ द डिवीजन बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडिया वर नॉट हील्ड दे कुड रिजल्ट इन वोलेंट एंड कॉस्टली कन्फ्लिक्ट, हाई कास्ट फाइटिंग विद द लोअर कास्ट। हमें बता रहे थे कि अगर हम सभी लोगों को एक करने में समर्थ नहीं हो पाए, हम नहीं कर पाए, तो यहाँ पर उनके बीच में विद्रोह भी हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं पैसे को लेकर, किसी और बात को लेकर। हायर कास्ट और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो भी आपस में लड़ सकते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो हिंदू है मुस्लिम के साथ भी लड़ सकती हैं। एट द सेम टाइम if the fruits of economic development did not reach the broad masses of the populations, it could create fresh division, for example। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई अगर जो हम यहाँ पे पूरी इकोनॉमी की डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि पूरी भारत की अर्थव्यवस्था को उठाएंगे, अगर इस डेवलपमेंट के अंदर ये सभी को फ़ायदा नहीं पहुँचा, यानी सभी लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचा, तो एक समाज के अंदर एक फिर नया यहाँ पे भेदभाव हो जाएगा। अब वो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कि रिच लोग हैं और आपके पुअर लोग हैं, बिटवीन सिटीज़ एंड कंट्री साइड, बिटवीन रीजन ऑफ इंडिया दैट वर प्रोस्पेरस एंड द रीजन्स दैट लैग्ड बिहाइंड। तो ऐसे हो जाएगा कि भाई जो आपके शहर के एरिया हैं बहुत ग्रो कर जाएंगे और जो गांव के एरिया हैं वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमें वो भी नहीं होने देना, मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है और दोनों में एकता बनाने की भी यहाँ पे कोशिश करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे हमारे पास बात आती है अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, कि भाई फिर हमारे देश के लिए एक संविधान लिखा गया जो कि आप सभी को पता ही है। तो वो देखते हैं उसके बारे में क्या कुछ। तो अब यहाँ पे कहता है बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, कि भाई आपके जो दिसंबर 1946 का टाइम था उससे लेकर और जो आपका आगे चल के नवंबर 1949 का टाइम आया, यानी कि आप 3 साल का यहाँ पे समझ सकते हो गैप निकल के आता है आपका, ठीक है। कहता है कि इंडिया हैड अ सीरीज ऑफ मीटिंग ऑन द कंट्री पॉलिटिकल फ्यूचर, कि यहाँ पे हमारे जो इंडिया के लीडर्स थे उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स करी, साथ में बैठे, सोचे कि भाई कैसे हम देश को एक करेंगे, कैसे डेवलपमेंट लेके आएंगे और कैसे सभी को एक करेंगे हम। तो यानी कि हमारे कंट्री के पॉलिटिकल राजनीतिक फ्यूचर को लेकर काफ़ी सारी बातें उन लोगों ने डिस्कस की। द मीटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली बट द पार्टिसिपेंट्स केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पे बता रहा है कि वैसे आपकी जो मीटिंग थी नई दिल्ली के अंदर होती थी, लेकिन जो आपकी मीटिंग करने के लिए लीडर्स आते थे वो आपकी अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप से आते थे और पूरे इंडिया से आते थे, यानी कि एक दिल्ली के अंदर से नहीं आते थे। दिस डिस्कशन रिजल्टेड इन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यार अब इन सारी बातों से, अब इनकी इतनी सारी बातें हुई, बातचीत होने के बाद इन लोगों ने डिसीजन लिया कि भाई हम एक भारत का अच्छा संविधान बना कर रहेंगे, विच केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, जो कि फिर हमारे सामने निकल के आया आपका 26 जनवरी 1950 को। और आपको पता है किस दिन हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको इसका कारण भी पता चल चुका है, ठीक है। तो चलो यार अब आपको आगे बताते हैं। फिर बताते हैं ऑन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इट अडोप्शन ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ऑल इंडिया अबव द एज ऑफ 21 वुड बी अलाउड टू वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन। और यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो हमारा संविधान निकल के आया इसने सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दी। वेर इसका मतलब होता है कि भाई आप जाकर वोट डाल सकते हैं अगर आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा की है, तो ठीक है, इसने सभी को ये राइट दे दी।
उस टाइम पे आपकी 21 साल की दी थी। फिर आगे बोलते हैं, दिस वॉज अ रिवोल्यूशनरी स्टेप फॉर नेवर बिफोर हैड इंडियाज बीन अलाउड टू चूज देयर ओन लीडर। क्योंकि यार इससे पहले इंडिया के पास ऐसी कोई राइट नहीं थी कि भाई वो अपना लीडर खुद से चुन पाए, और पहली बार इन लोगों ने दिया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि भाई आप खुद से अपने लीडर को चुन सकते हो वोट डाल के। इन अदर कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स दिस राइट हैड बिन गारंटीड इन स्टेजेस। हमें बताते हैं कि जबकि अगर बात करें आपके यूके की और बात करें आपके यूएस की, वहाँ पे भी यार ये राइट अभी तक मतलब कि पूरे एक तरीके से नहीं दी थी। वो मतलब कि स्टेजेस में इस राइट को दे रहे थे, भाई पहले थोड़ी सी दे दी, फिर उसके बाद थोड़ी सी और दे दी। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर सीधा बोल दिया गया कि भाई 21 से उम्र जिनकी ज़्यादा है वो कर सकते हैं अपना, ठीक है। फिर बताते हैं, फर्स्ट ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैड दी वोट, देन मैन हु वर एजुकेटेड वर ऑल्सो एडेड ऑन, वर्किंग क्लास मैन गोट दी वोट ओनली आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। अभी हमें बताते हैं कि भाई उनके वहाँ पे स्टेजेस पे कैसे मिलती थी, उसके बारे में बता रखा है कि भाई यहाँ पे पहले तो यार जो आपके जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी वही इंसान वोट डाल सकते थे। उसके बाद यार जिन्होंने थोड़ी बहुत एजुकेशन ले ली वो भी वोट डाल सकते हैं, और वर्किंग क्लास को वोटिंग की राइट मिली थी काफ़ी स्ट्रगल के बाद, तो उनके वहाँ पे ऐसे स्टेजेस के अंदर वोट की राइट मिली थी, लेकिन हमारे यहाँ पे सीधे इन लोगों ने दे दी थी। फिर बताते हैं, फाइनली आफ्टर अ बिटर स्ट्रगल फॉर देयर ओवन अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन वर ग्रांटेड राइट टू वोट। फिर उसके बाद जो यहाँ पे ब्रिटिश लोग थे और जो ब्रिटिश औरतें थी, अमेरिकन औरतें, उन्होंने संघर्ष किया, फिर जाकर उनको कंप्लीट वोट की राइट मिली। लेकिन आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, बहुत अच्छा सीन हुआ। फिर बताते हैं, ऑन दी अदर हैंड soon after independence, India chose the grant this right to all its citizens regardless of gender, class और एजुकेशन। और हमारे इंडिया ने बगैर कोई एजुकेशन, बगैर कोई क्लास, बगैर किसी जेंडर यानी कि ना कोई धर्म को देखते हुए सभी को यहाँ पे राइट टू वोट दे दी कि भाई आप वोट डाल सकते हैं। और यहाँ पे बता रखा है आपकी फ्रेंचाइज का मतलब कि राइट टू वोट, कि आपके पास मत डालने का अधिकार है, ठीक है। फिर कहते हैं, अ सेकेंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दैट इट गारंटेड इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजियस एफिलिएशन। कि भाई यहाँ पे हमारे जो संविधान है उसका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि भाई इसने सभी को यहाँ पे बराबर रखा है हमारे लॉ के सामने, यानी कि लॉ से बड़ा कोई भी नहीं है, हमारा लॉ सबसे बड़ा है। इसके आगे जो कोई कितना बड़ा इंसान हो सभी समान है, और सभी धर्म मतलब कि एक समान है, यानी कि ला से बड़ा कुछ भी नहीं। फिर बताते हैं, देयर वर सम Indians who wished that the political system of the new nation be based on Hindu ideals and that India itself be run as a Hindu state. They pointed to the example of Pakistan, a country created explicitly to protect the future the interest of the particular religion community, the Muslim. However, the Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru was of the opinion that the India could not and must not have a Hindu Pakistan. अब यहाँ पे आप सभी को बता रहा है बेसिकली कि यार देखो, यहाँ पे जब आपकी इंडिया के अंदर ये कहा गया कि भाई सभी धर्म एक समान है आपके लॉ के सामने, आप सबसे बड़ा आपका लॉ है बेसिकली, उसके आगे कोई कितना अमीर इंसान हो, कोई कुछ भी हो, सभी मतलब कि उसके नीचे हैं, लॉ से बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पे बताते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भाई जैसे आपका पाकिस्तान एक धर्म के बेस पे अलग बन चुका है और वो धर्म के बेस पे अपना पूरा एक राज्य बना रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम यहाँ पे कुछ हिंदू लॉज को अपने संविधान के अंदर इंक्लूड करते हैं, और हम एक ऐसा ही मतलब कि अपना एक हिंदू धर्म के बेस पे अपना एक बहुत अच्छा देश बनाते हैं। लेकिन जो हमारे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बात को यहाँ पे रखा और कहा कि भाई हम ऐसा नहीं करने वाले, हमारे लिए सभी धर्म समान होने चाहिए, क्योंकि यार हमें यहाँ पे हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाना है। यानी कि जैसे आपका पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आपका मुस्लिम धर्म था ना, तो इसी तरीके से हमें एक हिंदू पाकिस्तान यहाँ पर नहीं बनाना है, हमें इसको इंडिया बनाना है बेसिकली, ठीक है। तो आप इस पिक्चर को देखिए जो आपकी फिगर नंबर 2 है, यहाँ पे शो कर रखा है आपको, जवाहरलाल Nehru introduction the resolution and the outline the objective of the constitution। कि भाई हमारा संविधान कैसा होगा, क्या क्या उसके अंदर फीचर होने चाहिए, उन सभी बातों को आपके नेहरू जी यहाँ पे खड़े होके सभी को बता रहे हैं, और ये सभी अपनी नोट्स बुक्स में या जहाँ पे नोट कर रहे हैं, उसके बाद उसी बेस पे हमारा संविधान बनाया जाएगा, जो कि नेहरू जी बात बताएंगे। फिर बताते हैं, बिसाइड्स मुस्लिम इंडिया also had large population of Sikhs and Christians as well as of many Parsi and the Jains. Under the new constitutions they would have the same right as the Hindus। और यहाँ पे फिर आगे कहा गया कि भाई मुस्लिम्स को छोड़ के इंडिया के अंदर बहुत सारे सिख लोगों की जनसंख्या भी है, क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, जैन धर्म के लोग भी रहते हैं, तो जैसी राइट्स हिंदू को देंगे हम वैसी राइट्स सभी को दी जाएगी, हम किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं करेंगे।
फिर बताते हैं द सेम अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन इट केम टू सीइंग जॉब्स इन द गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर द सेम राइट बिफोर द लॉ। और हमें बताते हैं कि भाई वो भी यहाँ पे लॉ के सामने समान होंगे और हमको सेम अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी और आपकी वैसे प्राइवेट जॉब होती हैं उनके अंदर भी। ठीक है, ये कुछ बात वहाँ पे कही गई। फिर बताते हैं द थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पोरेस्ट एंड द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडियन। और यहाँ पे भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि भाई जो आपके गरीब लोग थे या फिर जो डिसएडवांटेज लोग हैं यानी कि वो खुद से अपना काम नहीं कर पा रहे, उनको बहुत अच्छी सुविधा देने की यहाँ पे प्रावधान रखा गया। बताते हैं दी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज स्लर एंड अ ब्लॉट on the fair name of the India was abolished. Hindu temples previously open to only for higher classes were thrown open to all including the former untouchables। अब हमें बताया गया कि भाई जो अनटचेबिलिटी हमारे इंडिया के अंदर होती थी इसको भी हटाने का संविधान के अंदर पूरा प्रावधान किया गया इनकी सम्मान को बढ़ाने के लिए इन लोगों के। और यहाँ पे जो पहले आपकी हिंदू मंदिर सिर्फ अमीर लोगों के लिए खुले रहते थे, अब वहाँ पे ये अनटचेबल लोग भी जा सकते थे, तो ये बात यहाँ पे लाई गई। फिर बताते हैं आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो रिकमेंडेड दैट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर एज वेल एज जॉब इन गवर्नमेंट टू बी रिजर्व फॉर द मेंबर ऑफ द लोवेस्ट कास्ट। कि भाई उसके बाद यार उनको काफ़ी ज़्यादा डिसीजन होने के बाद उन लोगों ने उस टाइम की ज़रूरतों को समझते हुए ये बात भी सामने ला के रखी कि भाई जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं या फिर जो हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर हैं जहाँ पे हम सभी बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम कुछ सीट्स को रिजर्व रखेंगे भाई इन लोअर कास्ट के लोगों के लिए, ताकि इनको भी मौका मिल पाए और ये भी सामने निकल के आ पाएँ और यहाँ पे देश की ग्रोथ के अंदर भाग ले पाएँ। फिर बताते हैं यहाँ पे आगे चल के इट हैड बीन आर्ग्यूड बाय सम दैट द अनटचेबल्स और एज दे वर नाउ नोन हरिजन्स कैंडिडेट्स डिड नॉट हैव गुड इनफ ग्रेड्स टू गेट इनटू द प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बट एज वन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली H.J. Khandekar argued it was the upper caste who were responsible for the Harijans being unfit today and addressing his more privileged colleague खंडेकर सेड। अभी हमें बेसिकली आप सभी को बताता है कि भाई कुछ लोगों का ये मानना था कि जो आपकी IAS सर्विस होती है यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है वहाँ पे इन लोगों को मौका नहीं देना चाहिए क्योंकि यार ये लोग अभी इतने कैपेबल नहीं हैं। तभी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उसमें से एक लोग खड़ा होता है जिसका नाम था आपका H.J. खंडेकर। वो कहता है कि भाई जो आज इनका ये मतलब कि सीन के साथ में हो रखा है इसके परिणाम जो है ये अपर कास्ट वाले ही लोग हैं, वरना इनके साथ में ऐसा नहीं हो रहा होता। और वो कहते हैं वी वर सरप्राइज्ड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स यू एंगेज्ड अस इन योर सर्विस टू सर्व योर ओवन एंड्स एंड दे सरप्राइज्ड अस टू सच an extent that neither our minds nor our bodies and even our heart work nor are be able to मार्च फॉरवर्ड। अब यहाँ पे बेसिकली बता रहा है कि उनको कहना है कि भाई इतने सालों से जब इन हायर क्लास के लोगों ने लोअर कास्ट के लोगों को दबा रखा है तो अब ना तो उनका अच्छे से दिमाग काम कर पाता है ना बॉडी काम कर पाती है। बेसिकली ये लोग दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए यार अभी तक ये इतना ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे नहीं कर पाए हैं। फिर बताता है अलोंग विद द फॉर्मर अनटचेबल्स द आदिवासी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर ऑल्सो ग्रांटेड रिजर्वेशंस इन सीट एंड जॉब्स लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट द इंडियाज too had been deprived and discriminated against. The tribal had been deprived of the modern healthcare and education, while their lands and forests had been taken away by more powerful outsider. The new privileges granted them by the constitutions were meant to make amends for this। अब यहाँ पे बेसिकली बताता है कि फिर जो आपके ट्राइबल लोग थे, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग थे, उनको भी यहाँ पे अब कहा जाने लगा कि भाई आप भी सर्विसेज के अंदर आ सकते हैं, आपकी सीट रिजर्व होगी। साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की इन लोगों ने कोशिश की, जो यार उन लोगों को मॉडर्न एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, आपके जो ट्राइबल लोग होते हैं उनको, या फिर उनको मतलब कि अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही थी हेल्थ की, तो वो भी देने की उन लोगों ने कोशिश की। ठीक है, तो अब हमारे पास आती है सोर्स 1 की बारी। अब यहाँ पे कहता है वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटी एंड राइट्स, कि भाई हमें उनको सिक्योरिटी भी देनी चाहिए और राइट्स भी देनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, तो देखते हैं नेहरू क्या बोलते हैं यहाँ पे। सो अब यहाँ पे कहते हैं नेहरू रोट इन अ लेटर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स we have a Muslim minority who are so large in number that they cannot, even if they want, so anywhere else. That is a basic fact about which there can be no argument, whatever the provocation from Pakistan and whether the dignity and the horrors inflicted on non-Muslim
there we have got to deal with this minority in a civilized manner. We must give them security and the rights of citizens in a democratic state. The Constituent Assembly spent many days discussing the power of the central government versus those of the state government. Some members thought that the center interest should be foremost. Only a strong center it was argued would be in a position to think and plan for the well-being of the country as a whole. अब यहाँ पे बेसिकली बताता है कि भाई जो कुछ मुस्लिम यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर रह गए हैं बंटवारे के बाद भी, हमें उनको, वो माइनॉरिटी में है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन यार नेहरू जी का कहना था कि भाई उसने मतलब कि ये लेटर सारे जितने भी स्टेट्स के आपके सीएम होते हैं सभी के पास ये लेटर भेजा और कहा कि भाई हमें उनको एक सिविलाइज्ड मैनर में मतलब कि उनके साथ में व्यवहार करना है, हमें उनको यहाँ पे गंदी नज़र से नहीं देखना है या फिर उनके साथ में कोई लड़ाई वगैरह झगड़ा वगैरह नहीं करना है, हमें उन लोगों को अच्छे से ट्रीट करना है। उसके बाद आगे चल के बताते हैं कि भाई बाकी नेहरू ने उस पत्र के अंदर लिखा बाकी सीएम्स को कि भाई अभी हम इस बात को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग कौन होगा, सेंटर होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, और पावर इन दोनों के बीच में कैसे बटेगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही मत था कि जो आपकी सेंटर गवर्नमेंट है वो मतलब कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि यार वही सभी लोगों के फ़ायदे के बारे में सोच सकती है। ठीक है, फिर बताते हैं अदर मेंबर्स फेल्ट दैट द प्रोविंस शुड हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। अ मेंबर फ्रॉम Missouri feared the under of the present system. Democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country. A member from Madras insisted that the initial responsibility for the well-being of the people of the provinces should be rest with the provincial government. अब यहाँ पे बेसिकली बता रहा है कि भाई कुछ लोगों का यही मानना था कि भाई यहाँ जैसे आपके मसूरी का इंसान कहता है कि भाई यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो तो दिल्ली के अंदर होगी। अब दिल्ली के अंदर से हम मसूरी में इतनी दूर रहते हैं तो वहाँ पे इतनी अच्छे से कैसे वर्क कर पाएगी, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। कुछ का ये कहना था कि भाई पावर मतलब दोनों में बराबर होनी चाहिए, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो लोगों के ज़्यादा करीब होती है। फिर आगे बताते हैं क्या बात हुई। कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन शाउट टू बैलेंस दिस कॉम्पीटिंग क्लेम्स बाय प्रोवाइडिंग 3 लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, अ यूनियन लिस्ट with subject such as taxes, defense and foreign affairs which could be exclusive responsibility of the center। फिर यार यहाँ पे जो हमारा संविधान आया उसने जो पावर थी ना ये हमारी तीनों के मतलब कि दोनों के अंदर कुछ इस तरीके से बांटती कि भाई देखो ये हमारे संविधान हो गया, इसके पास क्या हो गई आपकी पावर पी। तो यार इसने कुछ इस तरीके से आपकी पावर को बांट दिया कि भाई इसने 3 लिस्ट बना दी आपकी। सबसे पहले कौन सी बनाई आपकी यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट के अंदर कुछ आपके ऐसे मैटर होते हैं, कैसे मैटर होते हैं, जैसे कि यार आपका भाई टैक्स इकट्ठा करना हो गया, टैक्स क्या लगेगा, साथ में यार आपके मतलब कि जो हमारी फौज का सिस्टम होता है, आपको पता है आर्मी वगैरह का डिफेंस का सिस्टम हमारे देश की रक्षा के लिए वो यहाँ पे रख दिया, साथ में विदेशों से हमारे कैसे संबंध रहेंगे वो यहाँ पे रख दिया। और फिर यार मतलब कि और भी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिनको सिर्फ कहा कि भाई इन चीज़ों को सिर्फ आपकी सेंटर गवर्नमेंट संभालेगी, इसके अंदर आपकी स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। फिर दूसरी ये लोग लेके आए आपकी स्टेट लिस्ट। ठीक है, अब यूनियन लिस्ट आ गई आपकी, अब आई स्टेट लिस्ट। यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ सब्जेक्ट आपके रखे गए, जैसे कि भाई हो गई आपकी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन, आपकी हेल्थ वगैरह हो गई कि भाई हमारे स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मतलब कि विच वुड बी टेकन केयर प्रिंसिपली बाय द स्टेट्स, कि भाई ऐसे जो मैटर होंगे यानी कि पढ़ाई लिखाई के हेल्थ से रिलेटेड वो सभी कौन संभालेगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट, और वो वाले कौन संभालेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आगे बताते हैं अ कंकरेंट लिस्ट अंडर विच वुड कम सब्जेक्ट सच एज द फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर इन विच सेंटर एंड स्टेट वुड हैव जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी 3rd नंबर क्या है, कंकरेंट लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि भाई आपके कुछ खेती से जुड़े हो गए, कुछ आपके जंगलों से जुड़े हो गए, तो यार इनके ऊपर दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट हैं, दोनों अपना एक दूसरे से बातें करेंगी, संबंध बनाएंगी और फिर इन मैटर के ऊपर डिस्कस करेंगी। तो मतलब कि पावर को मतलब कि स्टेट और सेंटर के बीच में कुछ इस तरीके से इन लोगों ने बांट दिया। फिर आज के लिए मैं सोचता हूँ इतना इनफ हो जाएगा, वरना ज़्यादा आपके ऊपर वर्कलोड हो जाएगा, काफ़ी समझ लेंगे चैप्टर ये, तो आप इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। अब तक सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, आप अपने नोट्स वगैरह बना लीजिए इससे, और एक बार अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तब भी मैं कहना चाहूँगा एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लो ताकि आपके कोई भी डाउट ना बचे। लेकिन तब भी कोई डाउट बचता है तो आप मेरे को कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मेरे से इंस्टा वगैरह पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और याद से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी घर बैठे बैठे नॉलेज को ले पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए।